हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिया, योर केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने IOQC पार्ट 2 जो 2021 सेशन में हुआ था उसका प्रॉब्लम 1 कंप्लीट कर लिया था और आपने ये भी देखा था कि वो प्रॉब्लम 1 जो है उसमें 11 सब पार्ट से और वो सब्जेक्टिव था। ठीक है, तो आपको पता है ये पेपर सब्जेक्टिव होता है तो आपको इसमें लिखना पड़ता है। क्लियर। और उस प्रॉब्लम में हमने देखा था कि उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कुछ कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स ऑर्गेनिक के यूज़ हो रहे थे। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप उसको आराम से कर सकते हो। अब हम बात करेंगे आज प्रॉब्लम 2 की। उसी पेपर के प्रॉब्लम 2 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड है ऑन एस्टर्स। ये प्रॉब्लम 14 मार्क्स का था। तो इसमें पहले आपको बताया है कि एस्टर्स जो हैं कोई स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं ये। ठीक है, पैराग्राफ मतलब सेम वही कॉम्प्रिहेंशन गिवन है आपको और उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं एस्टर्स के बारे में। तो ये जो है ये एस्टर की हाइड्रोलिसिस पे बेस्ड है। जो एस्टर की हाइड्रोलिसिस हम पढ़ते हैं 10th में भी पढ़ी होती है आपने रिएक्शन। ठीक है, तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस करके एसिड प्लस एल्कोहल बनता है। सेम यहाँ पर हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस अलग अलग मैकेनिज्म से देखेंगे। तो देखो दिया क्या है हमें कि एक मेरे पास एस्टर है, उसकी हाइड्रोलिसिस हुई। ये एस्टर है, इसमें दोनों R ग्रुप डिफरेंट है, एक R है और एक R' है। उसकी हाइड्रोलिसिस हुई टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। ठीक है, अब उन्होंने ये बोला कि ये जो कैटालिसिस हो सकता है ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन हो या फिर ये बेस कैटालाइज रिएक्शन हो। जैसे कि यहाँ लिखा भी है कि ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है तो उसे A से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है तो उसे B से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद हमें बताया है कि रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर हो सकती है या फिर बायोमॉलिक्यूलर हो सकती है। अब मैम यूनिमॉलिक्यूलर और बायोमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? तो आप काइनेटिक्स में पढ़ते हो। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा होगा, एक सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे। क्लियर। और बायोमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है कि वो 2 सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होगा। तो यहाँ पर अगर रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है तो उसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर बायोमॉलिक्यूलर है तो 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद ये दिया है कि देखो जब हमारे पास एस्टर ग्रुप होता है, नेक्स्ट पे देखते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। जब हमारे पास एस्टर ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड O R'। ठीक है, तो ये जो एस्टर ग्रुप है उसके लिए उन्होंने ये बताया है कि या तो ये बॉन्ड यहां से टूट सकता है या फिर ये बॉन्ड यहां से टूट सकता है, या तो CO बॉन्ड टूट सकता है या R' बॉन्ड टूट सकता है। अगर CO बॉन्ड टूटता है तो हम बोलेंगे कि एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा है। हाइड्रोलिसिस में अगर ये बॉन्ड टूटता है तो हम बोलेंगे एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा है, और अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है बेटा तो क्या बोलेंगे? एल्काइल O बॉन्ड टूटा है। समझ में आया? क्लियर ये चीज? तो यहाँ पर ये पैराग्राफ में यही चीज लिखी है कि या तो ब्रेकिंग हो सकती है एसाइल O बॉन्ड की जिसको हम AC से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हो सकती है एल्काइल O बॉन्ड की जिसे हम Al से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। और अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कि वो एसिड कैटालाइज है या बेस कैटालाइज है, वो यूनिमॉलिक्यूलर है बायोमॉलिक्यूलर है, या फिर एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है या एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, इन तीनों के अगर हम कॉम्बिनेशंस लें तो टोटल 8 डिफरेंट मैकेनिज्म्स देखने को मिलेंगे हाइड्रोलिसिस के। ठीक है, हम लोग पढ़ते तो वैसे एसिड और बेस कैटालाइज 2 ही हैं, 2 टाइप के मैकेनिज्म पढ़ते हैं, बट यहाँ बताया है कि 8 मैकेनिज्म्स देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। अब ये पढ़ के आप परेशान मत हो जाना कि ये तो मुश्किल क्वेश्चन होगा, डिफिकल्ट होगा, हम नहीं कर पाएंगे, 8 मैकेनिज्म कैसे करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ो आगे क्या दिया है। तो देखो आपको एक टेबल दी है, उसने बताया है कि अगर एसिड कैटालाइज है या बेस कैटालाइज है। अगर एसिड कैटालाइज है तो 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यूनिमॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूलर। ऐसे अगर बेस है तो 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक यूनिमॉलिक्यूलर और एक बायोमॉलिक्यूलर। फिर उसके बाद यूनिमॉलिक्यूलर में भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटे या एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटे। ऐसे ही बायोमॉलिक्यूलर में भी एसाइल टूटे या एल्काइल टूटे। सेम इस केस में भी ऐसा होगा। क्लियर। अगर आप एक बार इसका रिप्रेजेंटेशन समझना चाहो तो समझ सकते हो, मैं बता देती हूँ एक का रिप्रेजेंटेशन। A का मतलब है कि वो एसिड कैटालाइज्ड है, AC का मतलब है एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर
इस केस में यूनिमॉलिक्यूलर होगा, एसिड कैटालाइज्ड होगा और एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ टूट रहा होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। और मुझे कैसे पता चला ये रिप्रेजेंटेशन, उसे पैराग्राफ में ऑलरेडी ये सारी चीजें दी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बोला है, अगर मैं 2.1 क्वेश्चन की बात करूं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं क्लियरली विजिबल हो। कंसीडर द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल पेंटेनॉइड। आपको ये स्ट्रक्चर दिया है मिथाइल पेंटेनॉइड का, इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एक्वस H2SO4 में, मतलब ये क्या है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस है। आपको बताना है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट फेवरेबल कॉन्जुगेट एसिड। कौन सा फेवरेबल कॉन्जुगेट एसिड इस केस में बनेगा? तो देखो आपको दिया क्या है, मिथाइल पेंटेनॉइड। तो पहले तो स्ट्रक्चर बना लेंगे, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3 H+ की प्रेजेंस में। आपको बताना क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बताना है। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो केटायन का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये सिंपल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक में आप रेगुलरली ही पढ़ते हो। जब भी हम एस्टर लेते हैं और H+ ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड वाला होता है वो प्रोटोनेट हो जाता है। इसके लोन पेयर जो है इस H+ को एक्सेप्ट कर लेंगे टू गिव दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव O CH3, ये बन जाएगा, ठीक है। बट उस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से दिखो तो लिखा है मोस्ट फेवरेबल कॉन्जुगेट एसिड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव तो स्टेबल होता नहीं है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल, तो ये क्या करेगा, अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा टू गिव CH3 CH2 CH2 COH O CH3, और यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस इज योर डी कंपाउंड, बोला है ना कि डी है, वो डी है, तो दिस इज योर डी कार्बोकेटायन, ठीक है। ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि जो डी आपने बनाया है, पहले तो डी लिख लो कि मैंने डी क्या बनाया है, CH3 CH2 CH2 COH O CH3, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। डी को अटैक किया एक वाटर मॉलिक्यूल ने, डी को अटैक किया वाटर मॉलिक्यूल ने। आप देखो स्कीम नीचे लिखी भी हुई है, तो आप इससे को भी फॉलो कर सकते हो, एक बार ऊपर से पढ़ भी सकते हो। वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, फिर सीरीज ऑफ रिएक्शन हुई और एक एसिड और एल्कोहल बना। तो आपको बताना है कि E क्या बनेगा जो कि न्यूट्रल है, F क्या बनेगा और G क्या बनेगा जो कि दोनों के दोनों चार्ज स्पीशीज हैं। तो देखो जब हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा C डबल बॉन्ड O का, तो H2O जो है कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है तो जाकर इस पर अटैक करेगा, और इसमें से बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 COH O CH3 OH2 पॉजिटिव, ठीक है, OH2 पॉजिटिव, क्लियर। तो देखो ये बन गया हमारे पास। अब इसमें से H+ रिमूव कर रहे हैं, इसमें से H+ क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ये H+ रिमूव करेंगे, H+ यहां से रिमूव हो जाएगा टू गिव CH3 CH2 CH2 COH O CH3 OH2 OH, खाली OH। तो ये मेरे पास क्या आ गया, E। ये E जो है ये न्यूट्रल स्पीशीज हमारे पास बन चुकी है, E इज योर न्यूट्रल स्पीशीज, जो कि वो बताई गई थी यहाँ पर। अब हमें बोला है कि इसमें एसिड डाल दिया दोबारा H+। अब आपको सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव, वो प्रोटोनेट होगा, ये वाला OH वाला, OH OH दोनों सेम है तो कोई भी हो, या फिर OCH3 वाला, कौन सा प्रोटोनेट होगा। तो देखो जो एल्काइल वाला होता है ना वो प्रोटोनेट होता है, जो OR प्रेजेंट होता है वो हमारे पास प्रोटोनेट होगा, उस पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो इसीलिए इसमें क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 COH OH, फिर आगे O CH3, यहाँ पर H पॉजिटिव,
ये क्या बन गया मेरे पास, एस, दिस इज एस, ठीक है, क्लियर। ये H प्लस प्रोटोनेट करने के बाद बना है। अब आपको पता है आगे का प्रोसीजर क्या होगा, इतना तो एसिड कैटालाइज सॉरी एस्टर हाइड्रोलिसिस में आपने पढ़ा ही है ना। ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो जाएगा, इसको निकाल देगा टू गिव CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH OH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और CH3OH। एल्कोहल आपके पास मिथाइल एल्कोहल बन गया और एसिड आपके पास ब्यूटेनॉइक एसिड बन गया, ठीक है। अब आपसे अगर कोई एसिड और एल्कोहल पूछता तो आप ये भी बता सकते थे। तो आपके पास F आ गया, E आ गया, बट G अभी तक नहीं पता। तो देखो इसमें से H प्लस निकालोगे तभी तो एसिड बनेगा ना। अभी एसिड बना कहाँ है पूरा, इसमें से मैंने H प्लस निकाल दिया तो एसिड बना है। तो ये जो G होगा वो क्या होगा, H प्लस रहा होगा, क्लियर। G जो है वो H प्लस रहा होगा, H प्लस को रिमूव करने पे ही एसिड का फॉर्मेशन होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। नॉर्मल जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जो नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस पढ़ते हो, मैकेनिज्म पढ़ते हो, वही कंसेप्ट लग रहे हैं यहाँ पे, कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, आपको अब नया एक कोई एस्टर गिवन है, एक नया एस्टर गिवन है, दिस इज योर एस्टर के। अब K की H प्लस में, मतलब एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस है ये, इसमें क्या होगा, L का फॉर्मेशन होगा, फिर L डिकम्पोज करेगा M और N देने के लिए, फिर N जो है वाटर से रिएक्ट करके P बनाएगा और H प्लस चला जाएगा। तो आपको बताना है पहला पॉइंट, पहला है LMNP बताओ क्या होगा, LMNP बताओ क्या होगा। तो देखो एस्टर की हाइड्रोलिसिस में जब H प्लस जाएगा तो सबसे पहला काम क्या होगा, प्रोटोनेशन का। सबसे पहला काम क्या होगा, प्रोटोनेशन का। तो प्रोटोनेट करा दो, L जो है वो क्या बनेगा, प्रोटोनेशन वाला कंपाउंड, CH3 C OH पॉजिटिव O, ये आपके पास L बन गया, ठीक है, दिस इज L। बट ये चीज ध्यान रखेंगे, एल्कोहल के ऑक्सीजन के इस तरफ जो एल्काइल ग्रुप है वो स्टेरिकली हिंडर्ड है, 3 मिथाइल है तो स्टेरिकली हिंडर्ड है, टर्शियरी एल्काइल ग्रुप है वो, ठीक है। तो अब जो L बना है, जो L बना है वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये यहाँ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास CH3 COH डबल बॉन्ड O C CH3 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 और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड वीकर है, स्टेरिकली पहले ही हिंडर्ड था, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूट गया टू गिव एसिड CH3COH और साथ में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा टर्शियरी, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है तो यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपने पहले भी कहीं बहुत जगह देखा होगा ऑर्गेनिक में, जब टर्शियरी एल्काइल ग्रुप हमारा प्रेजेंट होता है, जब हम ईथर की भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो टर्शियरी कार्बोकैटायन बनना स्टेबल होता है, वहां पे बन जाता है वो इजीली। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा। और इसने बोला भी था कि N जो है वो कैटायनिक इंटरमीडिएट है, तो M हमारे पास एसिड हो गया, N हमारे पास कैटायनिक इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। M हमारे पास एसिड हो गया और N हमारे पास कैटायनिक इंटरमीडिएट हो गया। अब आगे जो N है, जो कैटायनिक इंटरमीडिएट हमारे पास बना है, उसका क्या होगा, उस पर वाटर अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा। यहाँ पॉजिटिव था, इस पे वाटर जाके अटैक करेगा टू गिव CH3 C CH3 CH3 OH एल्कोहल, H प्लस एक निकल गया, एक H प्लस निकल गया और OH जो है जाके अटैक करके इस पे टर्शियरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर, मैकेनिज्म आई थिंक क्लियर है। LMNP देख लिया हमने क्या क्या है। L हमारे पास ये था, M हमारे पास नीचे एसिड है, N कार्बोकैटायन है और P हमारे पास टर्शियरी एल्कोहल है। अब आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा? तो ज्यादातर जब हम स्लोएस्ट स्टेप देखते हैं तो वो स्टेप वो वाला होता है जिसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जहां इंटरमीडिएट बन रहा होगा वो स्टेप हम मानते हैं कि वो क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप रहा होगा। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कहाँ बन रहा है, इंटरमीडिएट क्या है, कैटायनिक इंटरमीडिएट यहाँ बन रहा है, तो स्टेप सेकंड इज द स्लोएस्ट स्टेप।
बस आपको यही चीज़ लिखनी थी। देखो ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन अच्छे से, मैकेनिज्म अच्छे से लिखना आना चाहिए। आपको ये मैकेनिज्म ढंग से लिखना होगा अच्छे से, हर एक प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको बताना होगा, ये एल है, ये एम है, ये एन है। और फिर लास्ट में सेकंड वाले में तो सिर्फ यही लिखना था कि स्टेप 2 इज द स्लोएस्ट स्टेप। क्लियर? तो आपको मार्क्स मिल जाते। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, यूजिंग द टेबल इन पेज 4। पेज 4 जो है वो पेपर का पेज होगा जिसमें ये टेबल गिवन होगी। फोर्थ पेज जो है ये टेबल वाला पेज होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अबव रिएक्शन मैकेनिज्म को लेबल करो कि कौन सा मैकेनिज्म ये है। तो देखो एसिड यूज हो रहा है तो मतलब ये एसिड कैटालाइज कैटेगरी वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद एसिड कैटालाइज के बाद क्या चेक करना है, यूनिमॉलिक्यूलर है या बायमॉलिक्यूलर है, ये भी चेक करना है ना। तो कौन चेक करेगा, स्लोएस्ट स्टेप चेक करेगा। स्लोएस्ट स्टेप में आपने देखा कि ये सिर्फ इस इंटरमीडिएट पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिमॉलिक्यूलर। और कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, एल्काइल ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट रहा है। यहाँ पे देखो एल्काइल ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो एल वाला बॉन्ड टूट रहा है। तो देखो कौन सा हो जाएगा, एसिड कैटालाइज्ड, यूनिमॉलिक्यूलर और एल्काइल बॉन्ड टूटेगा। मतलब आपको ये लिख के आना था कि कौन सा होगा, AAL1, AAL1। सिंपल, आपको सिर्फ इतना लिखना था और आपको मार्क्स मिल जाते। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट उसी प्रॉब्लम का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो जो प्रॉब्लम गिवन है वो एस्टर से रिलेटेड गिवन है, उसकी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से रिलेटेड गिवन है। फिर उसमें सब पार्ट्स जो हैं वो किससे हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, और उनमें भी फिर सब पार्ट्स दिए हैं उस रिएक्शन मैकेनिज्म को लेके। क्लियर? जैसे अब मैं अगर 2.3 की बात करूं तो इसमें क्या दिया है, एक Q वाला एस्टर दिया है, ये एस्टर आपको दिया है। इस एस्टर को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज किया एक्वस एसिडिक कंडीशंस में। ठीक है, फिर हाइड्रोलिसिस में मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया तो दो एडिशनल कंपाउंड बने R और S। अगर मैं कुछ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उसमें यूज कर रही हूं तो R और S दो अलग से एक और कंपाउंड बन रहे हैं। एसिड और एल्कोहल तो बनेगा ही, साथ में एडिशनल कंपाउंड बन रहा है R और S, जो कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं और स्मॉल अमाउंट में है। तो आपको सबसे पहले तो यही बताना है कि R और S है क्या। तो देखो आपको शायद पता भी होगा, देख के पता चल रहा है मॉलिक्यूल को, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CCH2CH3, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो देखो यहां पर जब पिछली बार जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था वहां पर तो सिर्फ टर्शरी था, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल था, तब स्टेरिक हिंड्रेंस थी, तब हमने एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ दिया था। तो यहाँ तो इतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो आपको पिछले टाइप के मैकेनिज्म से पता चल रहा है कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड हमारे पास टूटेगा एल्काइल ऑक्सीजन। और अगर मैं एसिड और एल्कोहल डायरेक्ट लिख दूँ तो क्या बनेंगे, मैकेनिज्म नहीं देख रही मैं, डायरेक्ट लिख रही हूँ कि एसिड ये वाला बनेगा और एल्कोहल जो है वो ये बनेगा, यही बनेगा। क्लियर? लेकिन साथ में एडिशनल R और S भी बन रहा है, वो कैसे बन रहा होगा। तो देखो आपके पास जो एल्कोहल ऐसा बन रहा है तो उसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। पिछली रिएक्शन में भी हमने देखा था कि एक कार्बोकेटाइन का इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहां भी सेम टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये तो और भी ज्यादा स्टेबल होगा, टर्शरी ब्यूटाइल से और ज्यादा स्टेबल होगा ये। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। और आपने क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है तो वो क्या कर लेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करा देगा। और यहाँ पर हमारे पास जो ये H प्रेजेंट होगा, एक H ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है, ये H रिमूव हो जाएगा टू गिव अल्कीन। एक बार तो हमारे पास अल्कीन बन सकती है, कौन सी, ये वाली। ठीक है, और एक बार इधर से निकल सकता है हाइड्रोजन बीटा वाला, तो एक बार हमारे पास अल्कीन बन सकती है ये वाली।
आपने देखा भी होगा बहुत जगह जहां हमको टर्शियरी एल्काइल ग्रुप दिया हो तो वहां अल्कोहल का सब्स्टिट्यूशन होने के साथ साथ कुछ फॉर्मेशन अल्कीन का भी हो जाता है। सेम यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तो उस पर नो डाउट वाटर अटैक कर सकता है टू फॉर्म अल्कोहल, लेकिन साथ में क्योंकि हमारे पास एसिडिक कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशंस हैं तो वहाँ पर बीटा एलिमिनेशन भी पॉसिबल हो सकता है और एल्कीन में वो कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर, समझ में आ गई ये चीज़? तो हमारे पास R और S ये बन जाएगा, एक R होगा और एक S होगा, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि R और S ये होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, जब हाइड्रोलिसिस कैरिड आउट इन एक्वस इथेनॉल, एक्वस इथेनॉल में अगर ये रिएक्शन कराई जाए, एक्वस इथेनॉल का मतलब CH3CH2OH, तो हमारे पास एक और कंपाउंड बनता है T, एक और कंपाउंड बनता है T जो कि ना ही एसिड है, ना ही अल्कोहल है, ना ही एस्टर है। तो T बताओ। अब R और S भी नहीं होगा क्योंकि R और S के अलावा नाम दिया है T, तो T क्या हो जाएगा? तो देखो यही कार्बोकेटाइन है, यही कार्बोकेटाइन है हमारे पास, हाँ, CH2 CH3 CH2 CH2 C CH2 CH3 CH3 और इस पे पॉजिटिव, यही कार्बोकेटाइन है बट अब की बार एक्वस इथेनॉल भी ले लिया। तो देखो जब वाटर इसमें सब्स्टिट्यूशन करके OH बना सकता था तो अगर आप इथेनॉल ले लोगे तो ये भी तो जाकर अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है टू गिव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड OC2H5, ईथर बन जाएगा। T क्या बनेगा? ईथर बनेगा, H+ निकल जाएगा और T ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर OC2H5 भी अटैक करने की क्षमता रखता है जैसे OH होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। हाइड्रोलिसिस ऑफ U इज डिफिकल्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। देखो आपको U कंपाउंड गिवन है और U कंपाउंड में बोला है कि इसका हाइड्रोलिसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि इतना बल्कियर ग्रुप साइड में लगा दिया तो इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस क्या है? डिफिकल्ट है। तो अब बोला है कि इसको अगर हम डिसॉल्व करें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिसॉल्व करें और फिर रिएक्शन मिक्सचर को कोल्ड वाटर में डाल दें तो एक स्ट्रक्चर बनेगा कैटायनिक इंटरमीडिएट V और न्यूट्रल कंपाउंड W। ये कैटायनिक इंटरमीडिएट है और W क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा W क्या होगा और V क्या होगा, यही बताना होगा। हाँ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ W एंड V। कैसे बताएंगे? तो देखो सिमिलर सा ये सिमिलर हाइड्रोलिसिस है, पहले आप एक बार करके देख लो कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। ये अब की बार ये वाला ऑक्सीजन क्योंकि थोड़ा सा स्टेरिकली हिंडर्ड होगा तो हमारे पास ऑक्सीजन ये प्रोटोनेट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3H पॉजिटिव। यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म शो करेगा, ऐसा कुछ प्रोटोनेशन होगा और अब क्या होगा, अब जो बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड डायरेक्ट ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, डायरेक्ट एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा टू गिव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव CH3 और CH3। ठीक है, और प्लस साथ में CH3OH बन जाएगा और क्योंकि कोल्ड वाटर में डाल दिया तो ये कैटायनिक इंटरमीडिएट एज इट इज रहेगा, फिर बाद में किसी और से रिएक्शन कर लेगा तो यहाँ पर ये V बन जाएगा। V हमारे पास ये हो गया और W हमारे पास ये हो गया। ठीक है, कैटायनिक इंटरमीडिएट ये होगा, एसाइलिनियम आयन टाइप बन जाएगा और एल्कोहल हमारे पास साइड में मिल जाएगा। क्लियर? तो बस आपको यही ध्यान रखना था, इसमें हाइड्रोलिसिस जो होगा, प्रोटोनेशन जो होगा इसका OH का हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बन जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो सिमिलर सा ही है जैसा ये है, इसमें तो और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई है, वहां तो मिथाइल था, वहां तो 3 मिथाइल थे, अब की बार 3 फिनाइल है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा इंक्रीज हो गई X के केस में। तो जब X को डिसॉल्व करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में जब X को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे तो एक हमें अनयूजुअल प्रोडक्ट मिलता है Y, जो कि ना तो एसिड है ना अल्कोहल है, ना तो क्या है हमारे पास एसिड है ना ही अल्कोहल है। तो देखो
कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसका मैकेनिज्म। हमारे पास जैसा उसमें हो रहा था वैसा ही कुछ इंटरमीडिएट बनेगा जब हम H2SO4 में डालेंगे और फिर कोल्ड वाटर में डालेंगे। तो मैं इसको फिनाइल से रिप्रेजेंट कर देती हूँ अभी के लिए, C डबल बॉन्ड O, फिनाइल फिनाइल फिनाइल, और यहाँ पर OCH3 है तो ये वही H के साथ पॉजिटिव लेके प्रोटोनेट हो जाएगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा, अब ये बॉन्ड टूटेगा टू फॉर्म C डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज, इधर भी अब बना लेते हैं बेंजीन, और इधर फिनाइल और ये फिनाइल। अब क्या होगा, क्योंकि इसमें साइड में ही ऑर्थो पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर कुछ फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन टाइप हो जाएगा। मतलब जो C डबल बॉन्ड, जो हमारा कार्बन एसाइल ग्रुप होता है, वो क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इस पर जाकर अटैक करेगा, इंट्रामोलिकुलर फास्ट होती है इंटरमोलिकुलर से, इसलिए रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको। अगर आपने ये दिमाग लगा लिया तो आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गया C डबल बॉन्ड O, ये इधर और ये इधर ऐसे, और ये यहाँ पर H, यहाँ पर क्योंकि ये बॉन्ड टूटा है, यहाँ तो बॉन्ड बन गया 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ ये H रहेगा अपना, और वो H जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा टू गिव अगेन कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4। 1 मिनट, हाँ कुछ गड़बड़ कर दी ना, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, कंपाउंड थोड़ा सा गलत बन गया ना इधर, यहाँ पे। हाँ देखो क्या हो रहा होगा, ये बेंजीन यहाँ पर ऐसे, ये इधर, ये ऐसे, हाँ ये ऐसे, और C डबल बॉन्ड O, और ये इससे जाकर अटैच हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग बनेगी। यहाँ पर मेरे पास H होगा, नहीं यहाँ H होगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि बॉन्ड टूटा है ना, पाई बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा हमारे पास क्या होगा, रीगेन होगा एरोमेटिसिटी का, ये H चला जाएगा वापस। जैसे आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो ना, सेम डिट्टो वैसा सा ही मैकेनिज्म ये है, बस अब की बार ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन है। हमारे पास Y जो अनयूजुअल बनेगा वो ये बनेगा, Y जो अनयूजुअल बताया था कि बनेगा वो ये कंपाउंड बनेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। बस थोड़ा सा बनाने का ध्यान रखना, और ये अच्छे से आपको पूरा बना के आना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एस्टर हाइड्रोलाइज हो रहा है विद एक्वस NaOH। देखो अब तक जो क्वेश्चन चल रहे थे वो एसिड कैटालिसिस के चल रहे थे, अब जो आ रहा है वो बेस कैटालिसिस का क्वेश्चन है। बेस की प्रेजेंस में हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब उसमें लेबल्ड ऑक्सीजन है, ये लेबल्ड है ऑक्सीजन, O18 इज लेबल्ड, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इंटरमीडिएट Z बन रहा है पहले, फिर Z1 से Z2 Z3 बन रहा है, और फिर Z4 बन रहा है। तो आपको बताना है Z1 से Z4 क्या होगा विद द लेबलिंग ऑफ O18। O18 की लेबलिंग के साथ साथ आपको ये चीज बतानी है। तो देखो अगर मैं देखूं यहाँ पर, पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बेस कैटालिसिस का पहला ही क्वेश्चन है, और अगर आप देखेंगे तो आपको ये हाइड्रोलिसिस आपने की होती है, मतलब आपको मैकेनिज्म पढ़ा होता है जेई में आपने। तो देखो हो क्या रहा है, OH माइनस जाकर इस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप, ठीक है। तो हमारे पास Z1 क्या बनेगा, PHC डबल बॉन्ड, PHCO माइनस OH OC2H5, O पे 18 आ गया, लेबल्ड ऑक्सीजन एज इट इज रहेगा, क्लियर। Z1 इंटरमीडिएट ये बन गया मेरे पास, ठीक है, ये दिस इज योर Z1। फिर इसको हीट कर दिया, और हीट करने पे हमारे पास क्या बन रहा है, Z2 बन रहा है और Z3 बन रहा है। क्या बन रहा है, Z2 एंड Z3। तो हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो हीट करेंगे, हीट करने पे ये इधर ये दोबारा आएगा, ये निकल जाएगा। तो अपने पास PHC डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5O माइनस बनेगा 18 वाला। बट क्योंकि एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो H प्लस इसको दे देगा टू फॉर्म
PHC O माइनस, मतलब एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, Na प्लस क्योंकि बेसिक सोल्यूशन है, और साथ में C2H5O18H मिल जाएगा। मतलब एल्कोहल जो है, एल्कोहल के साथ O18 चला जाएगा और एसिड हमारे पास ये बन जाएगा सॉल्ट की फॉर्मेशन में। अब देखो, अब Z3 जो हमारे पास ये सॉल्ट बना था, ये Z3 होगा और ये Z2 होगा। मुझे कैसे पता? क्योंकि इस एसिड को लेकर, इस सॉल्ट को लेकर इसमें जब हम H प्लस डालेंगे तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको बेंजोइक एसिड मिल गया और एक इथेनॉल मिल गया। इथेनॉल में ऑक्सीजन लेबल्ड है। कैसे पता चला? बाय मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आपको आना चाहिए और ऐसे सब मैकेनिज्म आप जेई में करते भी हो, कोई डिफरेंट मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पेज 4 पे टेबल है, वही सेम टेबल जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी पैराग्राफ में, तो उसमें आपको बताना है अबव रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा है। देखो कौन सा है, बेस कैटालाइज्ड है, इतना आपको पता चल रहा है, बेस कैटालाइज्ड है, और OH माइनस पे भी डिपेंड कर रहा है और इस पे भी, तो बायोमॉलिक्यूलर है। और बॉन्ड कौन सा टूट रहा है? एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है। तो बस अब आपको नाम देना है इन तीनों से, नाम देखो क्या हो जाएगा। बेस कैटालाइज्ड है, बायोमॉलिक्यूलर है, एसाइल बॉन्ड टूट रहा है, तो BaC2, BaC2 तो लिख देंगे BaC2। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास BaC2 हो जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन बेस कैटालाइज से रिलेटेड था और सब क्वेश्चन एसिड कैटालाइज से रिलेटेड थे, और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं था कि आपको अलग से कोई मैकेनिज्म पढ़ना है या अलग से कोई चीज़ आनी चाहिए। जो ऑर्गेनिक के बेसिक कंसेप्ट जो आप जेई के लिए करते हो, अगर आपको वही आते हैं तो इससे आप ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। बट आपको एक तो एग्जाम में अवेयरनेस रखनी होगी और एक अच्छे से हर लाइन को पढ़ना होगा, क्योंकि हर लाइन ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो कि ये तो मैंने पढ़ रखा है, छोड़ देता हूँ मैं और मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ डायरेक्ट। तो अगर आप क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाओगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि वो जो कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया है वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही दिया है। क्वेश्चन आपका तभी होगा जब आप वो पढ़ोगे। क्लियर? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।